Hello everyone, this is Adi IAS Academy, and in this video we will be discussing the state finances. My name is Rahul Bansal, and you can contact me through these links: Telegram and Gmail ID is over there, adibabaias@gmail.com. So first I want to tell this: we will be covering each and every topic in detail. So be with us. We will make sure that the best come out of us. Okay. So this topic is state finances. State finances means how the states are tackling their financial situation, how the states are dealing with every aspect of the economy, how the central government is helping them, where the central government is holding the money or the policies that are can be fruitful for the states, and where the states themselves are lacking in their policies or in their policy making, that is hindering the economic growth of state and as well as the country. So moving on, so we in which context we are discussing this topic is in which context we are discussing because the government issue fresh guidelines on the scheme of financial assistance to state for capital expenditure for the financial year 2021-22. Sorry. So the central government give financial assistance for the year 2021-2022. So in this context, we are discussing this issue of state finances. Okay. Under the scheme, the financial assistance is provided to state for government for the year of 50 years, 50-year interest without any interest free, without any interest rate. Okay. So moving on, an amount not exceeding 12,000 was earmarked for the scheme, and this scheme was also there in the previous year 2020-21 में भी थी. इसको कंटिन्यू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने. सो दिस हेल्प टू सस्टेन द स्टेट लेवल कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ हेल्पिंग देम टू हेल्प द स्टेट फॉर द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जैसे स्टेट पेंशन देता है, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, लाइक दिस, और अदर स्टेट के जो खर्चे होते हैं, तो वो होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा? वो लोग सड़कें बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे. उससे क्या होगा? लोग जॉब्स भी क्रिएट होंगी. तो दैट इज़ वाई द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ हेल्पिंग दैम. ओके. Capital expenditure creates employment, like I said, employment especially for the poor and unskilled, because in the real estate sector lots of poor people and unskilled labor will be working. So उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट हो जाती है. और स्किल्ड तो वैसे भी एम्प्लॉयमेंट ले ही लेता है. and has a multiplier effect. Why it is said to be a multiplier effect? बिकॉज अगर स्टेट अगर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, इकोनॉमी मूव होती है. वो एक फॉर एग्जांपल रियल इस्टेट सेक्टर लेते हैं हम. रियल इस्टेट सेक्टर में क्या क्या इन्वेस्टमेंट होता है? अब बंदा एक अपना पैसा भी लगाता है, और सीमेंट भी होता है, पेट्रोल का भी मूवमेंट होता है, इकोनॉमी हर तरीके से मूव करती है. तो दिस हैज़ अ मल्टीप्लायर इफेक्ट. एनहांसेस द फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी. अब हॉस्पिटल बनेगा, रोड्स बनेगा, तो फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बढ़ेगी, रिजल्ट इन हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हायर होगी. सो मूविंग, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ स्टेट रेवेन्यू? स्टेट गवर्नमेंट के सोर्सेज क्या क्या है? एक तो टैक्स से, अपना टैक्स लगाते हैं. स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है कहीं ना कहीं चीज़ों पर. प्रॉपर्टी टैक्स में वो बेसिकली ज़्यादा होता है उनका हिस्सा. नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, और एक ग्रांट्स होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में. वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द थ्री एस्पेक्ट. टैक्स रेवेन्यू में क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट का खुद का टैक्स रेवेन्यू होता है, और टैक्स डिवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर. सेंटर से क्या आता है? जीएसटी का, आईजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, सीजीएसटी का भी कुछ पार्ट आता है. तो वो सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो सारा डिवोल्यूशन स्टेट के पास ही होके आता है. इनफैक्ट जीएसटी का अगर 100% में से देखा जाए तो 60% स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाता है, 40% नियर अबाउट, ओवरऑल बता रहा हूँ मैं,
ओवरऑल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट भी जाती है या फिर किसी एड के थ्रू जाता है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 40% बचता है और स्टेट गवर्नमेंट के पास 60% जाता है। ओके, ये होता है सीन वहाँ पर। स्टेट्स ऑन टैक्स रिवेन्यू कहाँ से होता है? इनकम पे वो टैक्सेस लगा देते हैं और प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाते हैं। इनकम पर वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट वो करती है, मगर जाता उनके पास ही है। टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजैक्शन पर भी टैक्स होता है। पहले स्टेट रोमिंग होती थी, मोबाइल में रोमिंग होती थी, दूसरे स्टेट में जाते थे, वो भी टैक्स लगता था। और टैक्सेस ऑन कमोडिटी एंड सर्विसेज, वो तो अभी भी लगता है। रोड टैक्स होता है, कभी कस्टम ड्यूटीज़ लगती है अलग अलग स्टेट्स की, तो वो रहता ही है। और नॉन टैक्स रिवेन्यू दैट इज़ डिविडेंड एंड प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। अब स्टेट भी कोई ना कोई स्टेट होता है, उनके पास भी कोई ना कोई इंडस्ट्री होती है, कोई जैसे कोल की होती है, फिर स्टील की होती है, वो स्टेट के अंडर होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। उससे जो प्रॉफिट आता है वो भी इनका सोर्सेज ऑफ स्टेट रिवेन्यू होता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट आती है डिजास्टर रिलीफ ग्रांट्स, लाइक फ्लड्स आना या फिर तूफ़ान, कोई भी टाइफून टाइप थिंग्स आना, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एड देती है। ग्रांट्स फॉर लोकल बॉडी, लोकल पंचायत के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देती है अलग से। रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो अगर स्टेट गवर्नमेंट की रिवेन्यू में डेफिसिट आ जाए, उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देती है, मगर वो जब देती है जब स्टेट गवर्नमेंट कुछ एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एकदम से आके अपनी ग्रांट उठा के दे देगी। सो सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट फाइनेंसेस, सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है? स्टेट जो होता है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। एम्प्लॉयमेंट, स्टेट नाउ स्पेंड 1.5 टाइम्स मोर देन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब स्टेट गवर्नमेंट 1.5 टाइम ज़्यादा स्पेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट्स पे, एंड एम्प्लॉयज़ 5 टाइम मोर देन द सेंटर। और हम ब्लेम किसको करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को। जब भी इकोनॉमी लो जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है पॉलिसीज़ के ऊपर कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज अफेक्ट करती हैं, मगर नीयत स्टेट की भी सही होनी चाहिए। नॉट ओनली डू स्टेट्स हैव अ ग्रेटर रोल टू प्ले इन डिटरमाइनिंग इंडियाज जीडीपी दैन द सेंटर, बट दे आर बिगर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। सबसे बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर स्टेट गवर्नमेंट है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एक पुश दे सकती है, मगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक पुश दे सकती है ओनली। एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स ओवरऑल स्टेबिलिटी। सी सब इसका स्टेट फाइनेंस से क्या रिलेशन है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से? क्योंकि स्टेट के फाइनेंस पूरे ओवरऑल कंट्री के फाइनेंस को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। दिस इज़ द थिंग। पेंडेमिक आने की वजह से, एमिड द पेंडेमिक, स्टेट्स हैव हैवली बोरोड फ्रॉम द मार्केट। अब जैसे सपोज करो महाराष्ट्र है एंड स्पेसिफिकली पंजाब एंड हरियाणा है। सो इन्होंने क्या किया, बहुत हैविली मार्केट से बोरो किया है पैसा, ताकि वो अपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को मेंटेन कर सके। उनके पास इतना पैसा ही नहीं था, टैक्सेस से कलेक्शन आया नहीं, सारी इकोनॉमी बंद थी, तो टैक्सेस भी नहीं आए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी नहीं हुआ, इकोनॉमी मूव हुई नहीं, तो इन्होंने मार्केट से बोरो किया पैसा हैविली। हाई बोरोइंग बाय स्टेट्स हैज सीरियस इम्प्लीकेशन ऑन द इंटरेस्ट रेट चार्ज इन द इकोनॉमी। अब स्टेट गवर्नमेंट अगर पैसा उठाएगी, तो सपोज करो उन्होंने पैसा उठाया, जो इंटरेस्ट रेट पहले 4% थी, अब वो क्या हो जाएगी वो बढ़कर 5% चली जाएगी, क्योंकि मार्केट के अंदर पैसा कम हो गया। पहले इंटरेस्ट रेट किस पे डिपेंड करता है? मनी सप्लाई के ऊपर, मनी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर करता है। अगर मनी की डिमांड ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा ना, ऑब्वियसली। क्योंकि मनी की डिमांड ज़्यादा क्यों है मार्केट के अंदर? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने सक कर लिया पैसा, मार्केट में पैसा बचा नहीं। अब प्राइवेट इन्वेस्टर, जैसे मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो मेरे को पैसा मार्केट में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पैसा पुश आउट कर लिया मार्केट से, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट चार्ज इन द इकोनॉमी। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड फॉर द बिजनेसेस टू इन्वेस्ट इन द न्यू फैक्ट्रीज, यही मैं बोल रहा था। एंड द एबिलिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर टू एम्प्लॉय न्यू लेबर। अब मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे को पैसा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा भी मिलेगा, मैं कम उठा पाऊँगा पैसा, और सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले गई, तो मार्केट में इतना पैसा बचा नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया। इसे बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट।
यानी कि सारा जो पैसा था वो क्राउड आउट कर लिया है किसने, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज डेब्ट सस्टेनेबिलिटी। डेट सस्टेनेबिलिटी in the wake of high debt to GDP ratio amid the pandemic। high debt to GDP क्या होता है, debt to GDP क्या होता है, मीन्स डेप्ट इज जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का डेप्ट है, यानी कि जो उन्होंने मार्केट से बोरो किया है पैसा, और जीडीपी यानी कि उनकी जो ग्रोथ है। अब वो ये बताता है कि एबिलिटी, डेप्ट टू जीडीपी रेशियो क्या बताता है, एबिलिटी ऑफ अ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिपे इट्स बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट और डेप्ट फ्रॉम द मार्केट। अब क्या हो गया इसकी वजह से, इन द वेक ऑफ पैंडेमिक हाई डेप्ट टू जीडीपी रेशियो हो गया पैंडेमिक की वजह से, ये हमें पता है, क्योंकि ग्रोथ रेट हो ही नहीं रही है और स्टेट गवर्नमेंट उठाई जा रही है मार्केट से पैसा। इनएबिलिटी ऑफ स्टेट्स टू रेज रिवेन्यू। अब स्टेट के पास भी तो ऐसा नहीं है कि उठाता ही जाएगा, एक उसकी भी एक लिमिट है कि वो मार्केट से इतना ही पुश कर पाएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक लिमिट डिसाइड करती है कि आप 20% या फिर आपकी स्टेट जीडीपी का 20% या फिर 10% इतना ही बोरो कर सकते हैं। आरबीआई भी एक लॉक लगा के रखता है स्टेट्स के ऊपर कि आप इतना ही खरीद सकते हैं, इससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। ओके, और कुड स्टार्ट है विशियस साइकिल, बिकॉज अगर स्टेट बोरो नहीं करेंगे तो भी विशियस, वेयर इन स्टेट एंड अप पेइंग मोर एंड मोर टुवार्ड्स इंटरेस्ट रेट, क्योंकि अब देखो जीडीपी चल नहीं रही है, इकोनॉमी रुकी हुई है, तो स्टेट क्या करेंगे, जो उन्होंने पैसा उठाया है मार्केट से उसका इंटरेस्ट रेट चुकाते ही उसको इंटरेस्ट रेट में ही जाएगा सारा पैसा जो चुकाने में, इंस्टीड ऑफ स्पेंडिंग देयर रेवेन्यू ऑन क्रिएटिंग न्यू एसेट, यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट के पास उनके पास पैसा बचा ही नहीं, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने असिस्टेंस दी है 12,000 करोड़ रुपीस का टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर द ईयर 21-22 तो वो बेटर हेल्थ एजुकेशन तभी तो प्रोवाइड कर पाएंगे ना। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर द इश्यूज विद द स्टेट फाइनेंसेस। स्टेट फाइनेंस के साथ इश्यूज क्या क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। देखो, सबसे पहले तो है शॉर्टफॉल इन टैक्स कलेक्शन ड्यू टू जीएसटी। स्टेट्स को इतनी चोट लगी है ना जीएसटी का, उनके पास रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, नो डाउट अबाउट दैट। हिट हार्डर बाय द शॉर्टफॉल इन टैक्स रेवेन्यू अंडर जीएसटी at 15 to 25% lower tax revenue collection in 2021. It is also because of the pandemic also, इतना लोअर नहीं जाता, मगर फिर भी उनका कलेक्शन लो आया है, उसके फाइनेंसेस पे फ़र्क पड़ा है। और शॉर्टफॉल इन जीएसटी कंपनसेशन टैक्स, जीएसटी का जो कंपनसेशन सेस था। जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया था कि हम जीएसटी ला रहे हैं तो हम 5 साल तक जो भी आपकी शॉर्ट कमिंग होगी रिवेन्यू के अंदर, जो आपका टैक्स कलेक्शन होगा उसमें कमी आएगी ड्यू टू जीएसटी, तो हम आपको कंपनसेट करेंगे बाय अप्लाइंग अ जीएसटी कंपनसेशन सेस। अब सेस क्या होता है, सेस ये होता है कि सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, पहली बात तो एडिशनल टैक्स कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। यहाँ पे किसके लिए कलेक्ट किया है, जीएसटी को की शॉर्ट कमिंग को कंपनसेट करने के लिए। एक होता है सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है, अमीरों पे लगाया जाता है ज़्यादातर, तो वो होता है टैक्स के ऊपर टैक्स, एडिशनल टैक्स चार्ज व्हेन द इनकम अर्न अबव स्पेसिफिक लिमिट। किसी की 20 लाख रुपए की इनकम है या 30 लाख है, अब उसको मान लो नॉर्मली वो 30% टैक्स दे रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सरचार्ज लगा दिया 5% का, उसके 30% पे भी 5% का टैक्स देना होगा उसे, तो वो सरचार्ज होता है। दोनों चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। अब प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही इन दोनों का बहुत ज़्यादा एक तरह से यूज़ कह लो, मिसयूज़ कह लो, बहुत ज़्यादा कर जाती है कभी कभी। तो इसकी वजह से सेंट्रल के स्टेट्स के फाइनेंसिस पर फ़र्क पड़ता है। ठीक है, एक बात तो ये होगी। दूसरा है लोवरिंग शेयर इन डिविजिबल पूल ड्यू टू ओवर रिलायंस ऑफ सेंटर ऑन सेस एंड सरचार्ज। सेस एंड सरचार्ज क्योंकि सेंटर के पास रहता है, इसको डिवोल्यूशन नहीं करना पड़ता सेंटर को, स्टेट को। सेंटर स्टेट को वही टैक्स देता है जो जीएसटी के अंदर कलेक्ट होता है। मतलब एसजीएसटी तो जाता ही है, आईजीएसटी का भी कुछ पार्ट जाता है,
मगर ये सोल डिस्क्रिशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। The share of the states in central gross tax revenue fell sharply from 36.6% in financial year 19 to 32.4% in financial year 20. But it is anyway because of COVID also, but central government की policies भी कुछ ऐसी रही हैं। अब यहाँ पर ये सेस जीएसटी सेस कलेक्शन एंड कंपनसेशन रिक्वायरमेंट का हम एक डाटा देख लेते हैं। 2017-18 में सेस कलेक्शन तो ज़्यादा हुआ, देखो ये, और रिक्वायरमेंट थी इतनी कंपनसेट की 48,000 करोड़ रुपीज़। अब सीधा जंप करते हैं इस ईयर पे 2020-21 पे, जनरेट तो इतना हुआ है, सेस कलेक्ट तो इतना हुआ है 77,000 ईयर राउंड, रिक्वायरमेंट है 3 लाख करोड़ की। अब कहाँ से कंपनसेट करेगा, वो डेप्ट में ही चले जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट की हालत बहुत खस्ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हालत भी बहुत खस्ता है ड्यू टू पेंडेमिक। तो नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज रिलायंस ऑन बोरोइंग। ड्यूरिंग 2015 to 21, 20% of the total expenditure of state has been met through borrowing। जितना भी स्टेट ने बोरो करा है, जो एक्सपेंडिचर करता है, स्पेशली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अबे भाई स्टेट भी हालत खस्ता है। रिवेन्यू मतलब आपको एक एम्प्लॉयमेंट की फ़ीस देनी है, या फिर आपने जो जॉब पे रखे हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट में, जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो पेंशन्स हैं, उसको भी आप लोन लेके दे रहे हो। उनकी पेंशन्स, उनकी फ़ीस भी, उनकी जो सैलरी है वो भी आप लोन दे के दे रहे हो। तो इनकी हालत इसलिए भी खस्ता है, वो बोरिंग पर बहुत ज़्यादा रिलायंस करते हैं और रिफॉर्म्स लाने नहीं देना चाहते। पंजाब की हालत इतनी खस्ता है, वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म पे अड़ा हुआ है। पंजाब और हरियाणा दोनों ही एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, उसमें हैं शॉर्ट कमिंग थोड़ी बहुत हैं, मगर ये नहीं है कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म बहुत ही बेकार चीज़ है या फिर ऐसा कुछ है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म बहुत सही है, ज़रूरी था, इनफैक्ट बहुत पहले आ जाना चाहिए था। तो बुरी हालत क्या है इनकी, मेट थ्रू बोरिंग। एग्जांपल पंजाब क्या है, 45% भाई मार्केट से उठा के दे रहा है, अपनी एक्सपेंडिचर को मेट कर रहा है। हरियाणा का भी बुरा हाल है, वेस्ट बंगाल भी 30% अपना मार्केट से उठा के स्पेंड कर रहा है। तो इशू ये है। इशू क्या क्या आ गए, पहला आया जीएसटी कलेक्शन, दूसरा आया भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से शेयर जो आ रहा है वो कम आ रहा है, ठीक है, और तीसरा आया है इंक्रीज रिलायंस ऑन बोरोइंग, वो बोरोइंग पर पॉपुलिज्म। अब भाई एग्रीकल्चर आ गया, सबसे पहला भी लोन वेवर आ गया, लोन माफ़ कर दो। पॉलिटिकल क्लासेस द टेंडेंसी टुवर्ड्स एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, वो ये अब जैसे मान लो किसी भी गवर्नमेंट की है पंजाब में या फिर किसी भी स्टेट में, वो ये चाहेंगे कि भाई हम लोन माफ़ कर दें। अब ये नहीं देखते कि आने वाली गवर्नमेंट, जो अगली गवर्नमेंट आएगी, उसकी हालत क्या होगी, वो लोन, वो डेप्ट को कैसे चुकाएगी। अब सेम हैपन विद द this NDA government also. When they came to power in 2014, what was the fiscal deficit at that point of time was above 6%. So they brought it down to 3%. Fiscal deficit is वित्तीय घाटा। तो वो ये नहीं देखा जाता उसके अंदर, मगर पॉपुलिस्ट पॉलिसी ला देते हैं हर बार। और डिस्कॉम रिस्क, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डिस्कॉम रिस्क। अब उसमें होता क्या है, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। आई होप कोई स्लीप नहीं कर रहा होगा, सबको समझ में आ रहा है, सबको इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा, आई गेस। सो मोर देन 60% ऑफ टोटल गारंटी गिवन बाय स्टेट इज़ फॉर पावर कंपनीज। increase in depth of DISCOM poses a systematic risk to state finances। अब उदय स्कीम मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी 2015-16 के आसपास लेके आई थी। ये हुआ क्या कि जैसे डिस्कॉम क्या होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है। एक तो जैसे रिलायंस और टाटा जैसे बिजली बनाते हैं, एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो होती है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। कंपनीज होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में जो लॉस लगता है, जैसे पावर तो मान लो रिलायंस या टाटा ने 3 रुपये यूनिट की बिजली बना दी, मगर जो डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो 3 रुपये में थोड़ा ना कर सकती है, क्योंकि उन्होंने तो बनाने में 3 रुपये लिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी का लॉस भी होगा। तो वो क्या करते हैं, इन्होंने क्या करा, 3 रुपये की जगह 2 रुपये में बेच रहे हैं, क्योंकि
वो पॉपुलिस्ट अप्रोच चाहते हैं कि वो सस्ती बिजली हो, सस्ता मकान हो, सस्ता वो सब कुछ ये रहता है। तो डिस्कॉम चल गए लॉस में। डिस्कॉम लॉस में चले चले जाने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली, उदय स्कीम। उदय स्कीम में इन्होंने बोला कि आप जितने भी डिस्कॉम हैं, पावर डिस्कॉम्स है, उनका डेप्ट अपने ऊपर ले लो और उनको रिफॉर्म करो और हम आपको रिफॉर्म का पैसा देंगे, ये बोला। अब उल्टी पड़ गई बात, उन्होंने क्या किया, डेप्ट भी ले लिया, पैसा भी ले लिया और रिफॉर्म भी नहीं हुआ। तो इसकी वजह से बहुत बड़ा सिस्टमेटिक रिस्क आ गया। 60% ऑफ द टोटल गारंटी गिवन बाय द स्टेट्स और पावर कंपनीज, ये सारा का सारा पैसा डेप्ट में है अभी भी। लेट्स डिस्कस दिस 3 ग्राफ। इसमें हमें डिस्कस क्या करना है, बस हमें एक ट्रेंड देखना है कि क्या हो रहा है। कंबाइंड आउटस्टैंडिंग डेप्ट ऑफ स्टेट हैज़ राइजन इन रिसेंट ईयर। अब देखो 2001 में कितना था, फिर घटा है। कंबाइंड डेप्ट बोल रहे, डेप्ट ऑफ स्टेट यानी कि जो उनकी उधारी है, ठीक है। अब देखो ये 2017-18 है, 16-15 पहले घट रहा था, अब देखो बढ़ रहा है ये ग्राफ। तो ये सिंपल ये बोलना चाह रहा है 25.10 हो गए। तो स्टेट का जो डेप्ट वो है, जो कंबाइंड स्टेट का डेप्ट है वो बढ़ रहा है। अब ये राइजिंग शेयर ऑफ सेस एंड सरचार्ज, सेस एंड सरचार्ज कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो 19 में 19.9 था, तो पहले उससे क्या रहता था 13.5, 16 में देखो 12 था 12.2, और 14 में बिफोर द एट दैट टाइम एनडीए केम टू पावर तो 12 था, और 13 में जब द यूपीए वर देयर 11 था। अब देखो सेस एंड सरचार्ज 19 पर पहुंच गए। ये दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ये नहीं है कि जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है तो इसका रोल भी देखने को मिला है कि ट्रेंड ऐसा देखने को मिला कि बढ़ जाता है, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा है। तो सेस एंड सरचार्ज का सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लगा रही है, स्टेट का डेप्ट बढ़ रहा है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज शेयर इन टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। अब 2005 में 5-10 के पीरियड में जो स्टेट का जो खुद का जो टैक्स रेवेन्यू था, जो कैपिटल टैक्स लेते थे, हाउस टैक्स जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये बात ध्यान में रखना। हाउस टैक्स वहाँ पर जाता है। पहले 47.98 था, अब वो घट कर 45 आ गए। अब ये दिखता तो 2% का है, मगर इतने में ही लाखों करोड़ों का हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, अब सेंटर का जो 22 पॉइंट समथिंग था सेंट्रल का, अब वो 27 हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया, पहले से बढ़ गया सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर। अब स्टेट का नॉन टैक्स रिवेन्यू पहले 11 था, वो अब घट गया, नॉन टैक्स रिवेन्यू घट गया। नॉन टैक्स रिवेन्यू लाइक हाउसिंग का हो गया, और ग्रांट्स फ्रॉम द सेंटर। अब सेंटर की ग्रांट लगभग उतनी है, 18% पहले थी और 18% अभी भी उतनी ही है। सो यहाँ पर क्या क्या हो गया, हमने स्टेट का जो टैक्स रिवेन्यू था वो खुद का कम हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर इन बढ़ा है टैक्सेस के अंदर। स्टेट का जो नॉन टैक्स रिवेन्यू था लाइक डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी, जो पीएसयूज जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, उनसे रिवेन्यू कम हुआ है, या फिर ट्रांजैक्शन टैक्स कम हुआ है। ओके, ग्रांट्स फ्रॉम द सेंटर भी उतनी ही है। So now we will be discussing to improve state finances, what are the steps being taken and how we can resolve the issue. So first of all, the central government ने क्या किया है, borrowing limit बढ़ा दी है स्टेट गवर्नमेंट की। पहले क्या था, 3% स्टेट जीडीपी का 3% आप बोरो कर सकते थे। अब सेंटर ने वो रेज कर दिया है, सेंटर हैज़ रेज बोरोइंग लिमिट फॉर स्टेट फॉर द करंट फिजिकल टू 5% ऑफ स्टेट जीडीपी फ्रॉम, दे इंक्रीज द बोरोइंग लिमिट फ्रॉम 3 to 5%। इतने 2% से क्या हुआ है, स्टेट हैव बीन अलाउड अ हेडरूम ऑफ 4 ट्रिलियन रुपीज़। 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1 लाख करोड़, यानी कि 4 लाख करोड़ रुपए का बोरो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, सब्जेक्ट टू कैरिंग आउट स्पेसिफिक रिफॉर्म्स लाइक एग्रीकल्चर रिफॉर्म, फिजिकल रिफॉर्म, दे हैव टू
ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट कोई भी एग्रीकल्चर लोन या फिर कोई भी ऐसे ही लोन माफ़ कर दे. तो दे हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट द वेरियस रिफॉर्म लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म. वर्ल्ड बैंक में इंडिया की रैंकिंग को, ईज़ ऑफ डूइंग इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर इन चीज़ को अगर आप इम्प्रूव करोगे तो वी विल बी गिविंग यू अ लीवे. ठीक है. और आरबीआई ने क्या किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया अलाउ. आरबीआई ने क्या किया है, टू मैनेज फिजिकल सिचुएशन. फिजिकल सिचुएशन में क्या होता है कि मान लो कैश का, कई बार क्या होता है कि हमारे पास कैश नहीं होता तो हमें उधार लेना पड़ता है, या फिर कई बार हमारे पास कैश बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम किसी को उधार दे भी सकते हैं. ठीक है. तो ये रहता है. तो टू मैनेज फिजिकल सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ देयर कैश फ्लो एंड मार्केट बोरोइंग, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हैज़ बीन की जो डेट थी, जो लिमिट थी वो बढ़ा दी है. फ्रॉम नंबर ऑफ डेज ऑफ ओडी इन क्वार्टर इंक्रीज फ्रॉम 36 to 50 डेज. ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि जैसे आपके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, overdraft enables you to withdraw money from your bank account even if you don't have any account balance based on your security and trust. अब स्टेट गवर्नमेंट पे तो ट्रस्ट कर ही सकते हैं, तो आरबीआई ने अलाउ कर दिया है इनको 36. पहले क्या था, सिर्फ 36 डेज से था कि आप लोन ले सकते हो या फिर ड्राफ्ट. इसमें क्या होता है, इसमें रेपो रेट पे लोन ले सकते हैं, रेपो रेट पे. और अगर 50 दिन से ऊपर हो गए तो 2% का एक्स्ट्रा पेनल्टी या फिर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा. अगर रेपो रेट 4% है या 6% है तो आपको 8% का चार्ज देना पड़ेगा 50 दिन से ऊपर होते ही. और तीसरा है वेज एंड मीन्स एडवांसेस, लिमिट ऑफ स्टेट हैज़ बीन एनहांस्ड. अब इसमें क्या होता है, टू मीट द मिसमैचेस इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट द गवर्नमेंट कैन अवेल इमीडिएट कैश फ्रॉम द आरबीआई बट इट हैज़ टू रिटर्न द अमाउंट विद इन 90 days, इंटरेस्ट रेट एट रेपो रेट. ये भी वही है कि आपको आपकी मिसमैचेस हो गए हैं आपके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में. जैसे किसी से पेमेंट आनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, तो और वो 10 दिन बाद आएगी या ऐसा कुछ होता है कि मिसमैचेस हो गई है, तो उसकी लिमिट भी बढ़ा दी है, 90 डेज़ कर दी है. हेल्थ सेक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हेल्थ के ऊपर ही सारा स्टेट गवर्नमेंट. हेल्थ क्या आता है, हेल्थ इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट. हेल्थ इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट. हेल्थ स्टेट के अंदर आता है. फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिलीज्ड एन अराउंड 80,000 crore टू द स्टेट्स अंडर नेशनल हेल्थ मिशन as grants, not as aid, as grants. Okay, so these are the steps taken to improve the finances of the states. So what we get through is major highlights of this slide, this presentation is state को finances कैसे हैं, स्टेट की हालत कैसी है, स्टेट को प्रॉब्लम क्या क्या हो रही हैं, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, आरबीआई क्या कर रहा है, मार्केट में कैसा रोल प्ले कर सकता है, स्टेट खुद क्या कर सकता है. और स्टेट खुद ये कर सकता है कि पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ को ख़त्म कर दे या फिर कम कर दे. फर्टिलाइज़र सब्सिडीज, सीड की सब्सिडी, एग्रीकल्चर लोन वेव करना, या फिर ऐसी फालतू के जो एक्सपेंडिचर्स रहते हैं उनको कम कर दें. मार्केट इकोनॉमी को बूस्ट करें, मार्केट इकोनॉमी को जितना बढ़ावा मिलेगा एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेके आएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स लेके आएँ, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स लेकर आएँ. और ये सारे रियल इस्टेट सेक्टर से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स लेके आने हैं, रेरा एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से करें. और ये सारी चीज़ें, और अपनी पॉलिसीज़ को बढ़ाएं, अपनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बढ़ाएं, और अपनी जो ड्रॉबैक है, जो केसेस पहले से पेंडिंग है, जो बिजनेस केसेस जाते हैं, बिजनेस के केसेस उलझे हुए रहते हैं बहुत लंबे लंबे टाइम तक, वो भी अफेक्ट करते हैं. सो ओवरऑल दिस काइंड ऑफ इम्पेक्ट है. इसमें कोर्ट का भी रोल आ जाता है कि कोर्ट के अंदर बहुत सारे केसेस पेंडिंग है. So anyway, I think I have discussed this in very detailed. So if there is any doubt, you can contact us through these links: Telegram, not this, and Gmail.
and do rate and review us. Thank you.